बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम फंजाई। इसको कई नामों से जाना जाता। चले मैं अव्वल बार आपको फंजाई का थोड़ा तारुफ कराऊं। सिंपल इज दैट, हमने पिछले चैप्टर में कहा अगर बैक्टीरिया ना होते तो शायद जमीन पे हम भी ना होते। यूं ही अगर फंजाई ना होती जमीन पे तो हम भी ना होते। ऐसा जबरदस्त रोल दिया है अल्लाह ने फंजाई को कि ये बीमार करने वाले भी हैं, साथ ही हमें बीमारी से बचाने वाले भी। आप इनके फीचर्स डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ हवालों से ये अहमियत रखने वाले जानदार हैं जमीन के। जैसे पौधों का एक रोल है, जानवरों का एक रोल है, बाकी जानदार अपनी जगह के काम करते, यूं ही फंजाई का भी एक जबरदस्त रोल है। तो इसको मैं किंगडम फंजाई कहूंगा। कभी कभार आ जाता है कि किंगडम रिसाइकलर्स डिस्कस करो, वो फंजाई डिस्कस हो रही होती। दीज आर रिसाइकलर्स, तो इसको हम किंगडम रिसाइकलर्स भी कहते। चले डिकम्पोजर्स, किंगडम डिकम्पोजर्स भी कहते। क्लीनर्स, किंगडम क्लीनर्स भी कहते। ये तीन नाम एक खासियत की वजह से हमने अव्वल फंजाई के लिए लिखे। जमीन की तकरीबन सारी रिसाइकलिंग इनकी जिम्मेवारी है। बैक्टीरिया भी है मगर मेनली ये तोड़फोड़, मुर्दा और खराब गले सड़ी चीजों की उनको तोड़ना इनका काम। और क्लीनर्स, जमीन की सफाई का जिम्मा इनका है। तो ये जमीन को साफ करते हैं गंद, मुर्दा, मरे हुए, गले सड़े अजसाम से। डिकम्पोजिशन, लार्ज और कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल और सादा यूनिट्स में बदलना। और रिसाइकलर्स, दोबारा चीजें अवेलेबल करना एनवायरनमेंट में ताकि और जानदार उन्हें यूज करें। दैट्स हाउ दिस इज किंगडम रिसाइकलर्स, दिस इज किंगडम डिकम्पोजर्स, दिस इज किंगडम क्लीनर्स। बच्चे फंजाई, इसका सिंगुलर है फंगस और जमा है इसकी फंजाई। ये जो फंगस का लफ्ज है ये लिया गया है ग्रीक लफ्ज स्फंगोस से। फंगस से लिया गया है फंगस। तो स्फंगोस के मानी है मशरूम। मशरूम एक अहम और वाज़ेह फंजाई है। लातीनी जुबान में भी इसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, माइक्स, या दिस इज माइकोस या माइकोस। दैट आल्सो मीन्स मशरूम। इसके मानी भी है मशरूम। और चले मशरूम नहीं लिखते थे, मत लिखो मशरूम, हाँ आप लिखें फंजाई। इसके मानी भी फंजाई है, इसके बादी भी फंजाई है। तो ये ग्रीक लफ्ज स्पोंगोस से लिया गया है फंगस, जिसके मानी है मशरूम या फंजाई। लातीनी लफ्ज माइक्स या माइकोस से लिया गया, उसके मानी भी है मशरूम या फंजाई। इन दो नामों से अखज हुई है, तभी हम डिस्कस करते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। बोलो बच्चे, दी स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई को पढ़ना इसका माइकोलॉजी। बच्चे फंजाई को पढ़ना या फंजाई की स्टडी करना इसका माइकोलॉजी। और ये लफ्ज दो अल्फाज से लिए गए, माइकोलॉजी। माइको ये लफ्ज देखो, माइको, माइकोस, इसके मानी है मशरूम या फंजाई, लॉजी के मानी है स्टडी। तो उस लफ्ज के मानी या ओवरऑल फंजाई के लिए हम क्या क्या मेन प्रोमिनेंट नेम्स देते हैं वो हमने डिस्कस किए। तो किंगडम फंजाई आज पढ़ रहे हैं हम। फंगस एक, फंजाई जमा है। फंजाई को रिसाइकलर्स, फंजाई को डिकम्पोजर्स, फंजाई को क्लीनर्स, वापस यहां है। फंजाई को ग्रीक में स्पंगोस, जिससे लिया गया फंगस, और यूनानी लातीनी में इसको कहते हैं माइकोस, जिसका नाम है मशरूम। इन दोनों अल्फाज के मानी है मशरूम। पहले इसकी अवल मेन स्पीशी मशरूम, आज भी हम इसको जानते हैं, बाकी फंजाई प्रोमिनेंट नहीं है।
दिखती नहीं है तो इसकी 1,00,000 अकसाम। लिखो ये अवल पॉइंट लिखो। स्पीशीज फंजाई है 1 लाख स्पीशीज। बोलो 1,00,000 किस्म की फंजाई अब तक जमीन पर मिली है। 1,00,000 किस्म। बच्चे अभी तक जमीन पर 1,00,000 किस्म की फंजाई मिली है, तो ये है इसके स्पीशीज। अबाउट 1 लाख, 1,00,000 किस्म की फंजाई टिल डिस्कवर्ड अब तक मिली है। आओ जनरल फीचर्स क्लियर करते हैं ताकि हमें आगे ग्रुपिंग में उनकी क्लासिफिकेशन में बिल्कुल इजी हो, हम उनके सब फीचर्स और जो कुछ भी जाने। दे आर थैलस, ये लफ्ज भी मैंने डिस्कस किया। बज़ाहिर ये लगेगा बिल्कुल प्लांट लाइक, लेकिन प्लांट की तरह कोई क्लियर पार्ट नहीं रखते। जाहिरन ये लगते हैं प्लांट्स लाइक, मगर प्लांट्स लाइक क्लियर रूट, स्टेम, ब्रांच और ये प्लांट है भी नहीं। तो मैं सिर्फ जस्ट लिखूंगा प्लांट्स लाइक बॉडी, प्लांट्स लाइक बॉडी बट नो क्लियर पार्ट्स लाइक प्लांट्स। अब आया समझ? बोलो बच्चे, आया समझ? ये पौधों नुमा है मगर पौधे नहीं, पौधों नुमा है पौधे नहीं। तभी अवल इनको पौधों में रखा गया, अवल फंजाई को पौधों किंगडम प्लांटी में रखा गया। बाद में देखा गया कि ये क्या है, फंजाई और इसकी प्लांट्स की हजारों खसूसियात चेंज है। तो बहुत हवालों से अभी आपको नेचर पता चल जाएगा। प्लांट्स आपने पढ़े, ये जनरल जितना जानते हो। तो थैलस, इनकी बॉडी भी थैलस है, यानी प्लांट्स लाइक है मगर प्लांट्स लाइक कोई भी ट्रू पार्ट नहीं है। बच्चे ये बने हैं यूकैरियोटिक सेल के। कौन से सेल के? तो जो यूकैरियोटिक सेल से बना हो उसे यूकैरियोट्स नहीं कहते। बोलो बच्चे, यूकैरियोटिक सेल से बना हो उसे यूकैरियोट नहीं कहते। यस, दे आर यूकैरियोट्स। अगली बात, दे हैव सेल वॉल। बोलो बच्चे, सारी फंजाई सेल वॉल रखती है, सारी फंजाई। और इनका सेल वॉल बना भी काइटिन से हुआ है। अब काइटिन क्या है? मैं यहां ब्रैकेट में एक जुमला लिखूंगा, सबसे मजबूत पॉलीसेकेराइड इज कॉल्ड काइटिन। सबसे मजबूत पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जानते हो? कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। तो मैं इधर लिखूंगा कॉम्प्लेक्स एंड टफ पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स एंड टफ पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट। चलो और सब कुछ भूल जाओ, कार्बोहाइड्रेट ना भूलना, सिंपल लिखो दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चे ये सेल वॉल रखते हैं और इनका सेल वॉल काइटिन का बना। काइटिन क्या है? पेचीदा और मजबूत। कॉम्प्लेक्स एंड टफ क्या? पॉलीसेकेराइड है, यानी पेचीदा शुगर या फिर एक कार्बोहाइड्रेट है, ये इनका सेल। और अगली बात, सेलुलर हैबिट में अभी गौर कीजिएगा, इनमें यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। और फिर एक पॉइंट में इजाफा करूंगा, ये शायद हमने पहले, इनमें कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर भी है। कौन से मल्टी सेलुलर? ये आया था एक बार एमसीक्यू में। हालांकि मल्टी सेलुलर का तस्करा तो हमने प्रोटिस्ट में भी किया, अभी जो कल खत्म हो गया वो टॉपिक। वहां हमने कहा था कि प्रोटिस्ट में मल्टी सेलुलर है मगर सिंपल मल्टी सेलुलर। इधर मैंने कहा कि मल्टी सेलुलर है मगर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर भी है। इतनी फंजाई है कि बाज़ औक़ात तो साइंस कहता है जमीन पे इनसे बड़ा जानदार है ही नहीं। फंजाई की इस स्पीशीज को कहता है बड़ा जानदार है ही नहीं। अब किसको इससे बड़ा कहें? इतना है एकड़ जमीन, वो नीचे सॉइल को एक उसकी स्पीशीज ले लेती है। सो दैट्स हाउ वो उधर डिस्कस करेंगे। तो हैबिट में दे आर यूनिसेलुलर, एक सेल वाले भी हैं, और बच्चे मल्टी सेलुलर, ज्यादा सेलों वाले भी हैं। आप नेक्स्ट नेचर डिस्कस करेंगे बच्चे। अब दे ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स। कौन से बच्चे? ऑल दे आर हेटेरोट्रॉप्स, सारे हेटेरोट्रॉप्स। कोई फंजाई भी अपनी खुराक को तैयार, तो मैं सिंपल लिखूंगा कैन नॉट, बोलो बच्चे, प्रीपेयर देयर ओन फूड। ये कोई भी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। अच्छा देखो, जो खुराक नहीं तैयार कर सकते उन्हें फिर तकसीम किया गया है खुराक लेने या हासिल करने के तरीके पे। इनके खुराक हासिल करने का तरीका इज एब्जॉर्प्टिव मूड। कौन सा मूड? इनका फूड, इधर मैं लिखूंगा खुराक, एब्जॉर्प्टिव मूड। आओ थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, बिल्कुल इजी टर्म है। एब्जॉर्प्टिव मूड वो जानदार जो खुराक को अपनी बॉडी से बाहर तोड़ दे एंजाइम्स के जरिए।
और फिर कचरे बाहर छोड़ दें, काम वाली चीजें अपने अंदर को एब्जॉर्ब करें दें। ऐसा खुराक लेने का तरीकेकार इसका एब्जॉर्प्टिव मूड। बोलो, फंजाई खुराक खुद बनाती है? नहीं बनाती। तो क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉप्स। मगर खुराक न बनाने का फिर ये खुराक कैसे हासिल करते हैं? एब्जॉर्प्टिव मूड से। एब्जॉर्प्टिव क्या, कौन सा मूड है जिसमें खुराक को बॉडी में नहीं, हम तो बॉडी में ला देते फिर सिस्टम में तोड़ा जाता, कचरे अलग और फिर काम की चीजें होते। नहीं, ऐसा नहीं, वो खुराक को नहीं हड़प करते। खुराक बॉडी से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक बात अभी मैं इसके बाद जो मेंशन करने जा रहा हूं, कायनात में अब तक जितने जानदार मिले हैं इस जमीन पे, किसी के इतने मजबूत एंजाइम्स नहीं जितने फंजाई के। किसी के इतने, इंक्लूडिंग इंसान, मजबूत एंजाइम्स नहीं, ताकतवर एंजाइम्स नहीं। द मोस्ट पोटेंट एंजाइम्स इन नेचर विद फंजाई। इतने मजबूत कि हर एक चीज की तोड़फोड़ कर सकें। इसीलिए तो इनको पैदा किया गया। कोई चीज बाकी न रहे, उसको डिसॉल्व, डिकम्पोज करो, आपस मट्टी, हवा, पानी में मिलाओ ताकि वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल बने। ये जमीन चल रही है, पूरे एक निजाम इस तहत चल रहा है कि रिसाइकलिंग होती रहे। तो इनको बनाया गया है एब्जॉर्प्टिव मूड का। एब्जॉर्प्टिव मूड की मानी है एंजाइम को अपनी बॉडी या सेल से बाहर, बोलो, एंजाइम्स को अपनी बॉडी या सेल से बाहर खारिज कर देते हैं और खुराक को वहां तोड़ देते हैं, फिर काम की चीजें ले लेते हैं, अंदर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा खुराक लेना इसका रिलीज, बोलो से रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। आया समझ? हमने पढ़े भी हैं। क्या काम ने? रिलीज क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या मानी? सेल से बाहर। ये मेन तोड़फोड़ तो सेल के बाहर कर लेते हैं खुराक की और फिर उसको ले लेते। रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम टू ब्रेक, बोलो से, टू ब्रेक कंपाउंड्स, और वो चीजें तोड़ देते हैं, एंड एब्जॉर्ब देम, और उसके बाद उनको एब्जॉर्ब करें। ऐसा खुराक लेने का तरीका इसका एब्जॉर्प्टिव मूड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एब्जॉर्प्टिव मूड है। मैं एडिंग लिखूंगा, मोस्ट पोटेंट एंजाइम्स। बच्चे, मोस्ट पोटेंट एंजाइम्स। किसी के पास इतने पावरफुल एंजाइम्स नहीं जितने विद फंजाई। तो मैं लिखूंगा मोस्ट पावरफुल एंजाइम्स। पावरफुल एंजाइम्स, बैक्टीरिया, सॉरी, फंजाई के एंजाइम्स बड़े पावरफुल हैं, काम वाले हैं, अहम है, ज्यादा और ठीक ठाक काम करते। इधर मैं लिखूंगा, किताब ने दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं सिंपली यूं लिखूंगा नो पिगमेंट्स। क्यों नो पिगमेंट्स? क्योंकि खुराक बनाते हैं तो फिर पिगमेंट्स इनके पास होते। किताब ने लिखा है ए क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस क्या है? क्लोरोफिल वाले। ए क्लोरोफिलस, गुड, बगैर क्लोरोफिल वाले। चले मैं इधर लिख लेता हूं नो पिगमेंट या ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस, नो क्लोरोफिल। क्या बच्चे? इनमें कोई क्लोरोफिल भी नहीं होता। दे हैव नो क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल नहीं रखते या इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ये पिगमेंट नहीं रखते। आप हेडिंग लिखेंगे उससे, रिप्रोडक्शन दोनों तरह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, दोनों तरह। मोस्टली एसेक्सुअल। क्या बच्चे? मोस्टली एसेक्सुअल। ज्यादातर अपनी नस्ल एसेक्सुअल से बढ़ाते मगर सेक्सुअल भी है। ज्यादातर अपनी नस्ल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बढ़ाते मगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। हेडिंग लिखो जो पहले हमने डिस्कस नहीं किया, न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस बार बार इसको पूछा जाता क्योंकि ये फंजाई के लिए यूनिक टर्म है, किसी और में नहीं। आओ मैं आपको थोड़ा सा ये रिकॉल कराऊं, ये न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है। आम जानदारों में ऐसे होता, ये उनका सेल है, बच्चे देखते जाओ फिर बाद में आपको समझ नहीं आएगा। ये उनका सेल है, आम जानदारों की बात, फंजाई नहीं बता रहा। हमारे सेलों में, चले हमारी आपकी बॉडी के सेल, ये हमारा सेल होता, ये बच्चे इसका न्यूक्लियस है, ये है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। अच्छा, ये सेल जब तकसीम होने लगता है तो यहां अव्वल बार ऑर्गेनेलीज डबल करा देता है। जो ऑर्गेनेलीज जितनी होती है उतनी उसको और बना लेता है। ये देखिए इसने ऑर्गेनेलीज डबल कर सब कुछ डबल। दूसरे नंबर पे 46 क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है, 46 और बना लेता। जब बना लेता है उसके बाद न्यूक्लियस के पर्दे को तोड़ लेता, न्यूक्लियस के पर्दे को तोड़ लेता। सेंट्रियोल्स जानते हो? दो सेंट्रियोल्स इधर आ जाते हैं, दो सेंट्रियोल्स इधर आ जाते हैं। ये बना लेते हैं स्पाइंडल फाइबर्स ऐसे, ये बना लेते हैं स्पाइंडल फाइबर्स इधर से।
ये भी इधर से स्पाइंडल फाइबर्स, ये भी इधर से स्पाइंडल फाइबर बना लेते हैं। ये 46 क्रोमोसोम को यहां खींच के ला देते हैं, ये 46 क्रोमोसोम को यहां खींच के ला देते हैं। सेंटर सेल का बिल्कुल खाली हो गया। इनके ऊपर यहां न्यूक्लियस का पर्दा बन गया, इनके ऊपर यहां न्यूक्लियस का पर्दा बन गया। ये सेल का सेंटर बिल्कुल खाली करा दे। ये पर्दा अंदर की तरफ को इधर दंसा, ये पर्दा अंदर की तरफ को इधर दंसा, और बीच में वॉल बन गई। ये सेल दो टुकड़े हो जाएंगे, ये अलग सेल बन जाएगा। वो ये भी 46 क्रोमोसोम अलग। मगर फंजाई में ऐसा नहीं होता। क्या होता उनमें? न्यूक्लियर माइटोसिस। क्या मानी न्यूक्लियर माइटोसिस के? ये उनका सेल है बच्चे, ये उनका सेल है, ये इसका न्यूक्लियस होता। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स है। फंजाई क्या कर लेती है? अव्वल साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ऑर्गेनेलिज डबल कर देती। हो गई ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाना 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 जो भी है, साइटोप्लाज्म का सब कुछ डबल कर दिया। अब किसकी बारी है? हाँ, न्यूक्लियस की। यहां क्रोमोसोम्स भी डबल कर दी। क्या कर दिए? क्रोमोसोम। अब सेल को तकसीम करना है। इन्होंने क्या किया? सेल का पहले न्यूक्लियस का पर्दा खत्म कर दिया। ये न्यूक्लियस का पर्दा खत्म नहीं कर, इसी पर्दे को बीच में दो हिस्सों में धंसा देते हैं। ये इधर से धंस जाती है, ये इधर से धंस जाती है। ये टूट के अलग न्यूक्लियस हो गया 10 क्रोमोसोम वाला, ये टूट कर अलग न्यूक्लियस। ये सेंटर खाली हो गया, अतराफ हो गए। सेल इधर बीच में धंस गया, यहां पे भी धंस गया, और ये दो अलग अलग सेल्स बन गए। ऐसा हो जाना इसका एज। अब देखो लफ्ज को, न्यूक्लियर माइटोसिस। क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस का पर्दा टूटा? बाद में क्रोमोसोम सेल के यहां वहां आए नहीं आए, तो न्यूक्लियस वही का वही रहा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डबल हो गए, पर्दा टूटे बगैर वो न्यूक्लियस का पर्दा बीच में धंस गया, और न्यूक्लियस दो हो गए, एक तरफ आ गया और एक अगली तरफ। क्या न्यूक्लियस का पर्दा खत्म हुआ? तो न्यूक्लियस के अंदर डबल, और न्यूक्लियस पहले उसका डायरेक्टली डबल हो गया। तो ऐसा हो जाना इसका एज। तो मैं लिखूंगा न्यूक्लियस डिवाइड्स, न्यूक्लियस डिवाइड्स, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इनटू 2 न्यूक्लियाई। किसमें? 2 न्यूक्लियाई में, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरेंस। आया समझ? क्या लिखा? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरेंस। न्यूक्लियस का पर्दा बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ। उसके होते हुए इसका न्यूक्लियस दो टुकड़े हो गया। ऐसी माइटोसिस इसका इज न्यूक्लियर माइटोसिस। फिर बाद में सेल डिवाइड हो गया और वो इसका सेल दो टुकड़े हो गया। दैट सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मगर न्यूक्लियर माइटोसिस वाला। कौन सा बच्चे? न्यूक्लियर माइटोसिस वाला। हेडिंग लिखो, हैबिटेट। ये क्या होता? हाँ, किधर रहते हैं फंजाई? हाँ, हर इन्वायरमेंट में। मैं इधर लिख लेता हूं, एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है। एक्वेटिक भी है, और मगर एक हेडिंग लिखेंगे इसके साथ, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। क्या मानी मोस्टली? ज्यादातर खुश्की पे रहते। और अगली बात, ये फेवर करते हैं मॉइस्ट हैबिटेट। ये क्या होता? यस, जहां वाटर हो, जहां चिकनी मट्टी, स्वैम्पी प्लेसेस हो, दलदल कीचड़, स्वैम्पी प्लेसेस, और फूड आइटम्स, खुराक की चीजें, लॉग्स, लकड़ियां हो, ठीक है, वुड हो, ठीक है, लॉग हो, वुड हो, अदर आइटम्स, सब कुछ फंजाई खराब कर सकती है। हर जगह वो अपनी रिहाइश बना सकती है। तो मैंने लिखा हैबिटेट में ये इक्वेटिक भी है, और मगर मेनली ये टेरेस्ट्रियल है, और ये फेवर करते हैं मॉइस्ट हैबिटेट और वाटर और स्वैम्पी प्लेसेस और फूड आइटम्स और लॉग, या फिर लकड़ी और जो भी दरख्तों की लॉग्स होती हैं, इन पे रहते। और जिस भी नेचर में आप हेडिंग लिखेंगे, हैबिट, इनके रहने का फिर वहां कैसा नेचर है। ये सोलिटरी भी रहते, और बच्चे सोलिटरी भी रहते, और फिलामेंटस फॉर्म्स। ये देखो, बोलो फिलामेंटस फॉर्म्स जी, लंबे चेन, रेशों या धागों नुमा सूरतों में रहते। ये लंबे चेन, धागों या सूरतों में रहते हैं। तो इनकी बॉडी लंबे लंबे चेन, रेशों या धागों की बनी होती। दैट इज कॉल्ड फिलामेंटस फॉर्म्स। उनके उस हाल को फिलामेंटस फॉर्म। फिर लिखो एक हेडिंग, दे आल्सो लिव एज पैरासाइट्स या पैरासाइटिक। आल्सो दे हैव म्यूचुअलिस्टिक। बोलो इसके मानी बताओ, बोलो
पैरासाइटिक, म्यूचुअलिस्टिक, किसी और जानदार पर रह के नुकसान देते और उससे खुराक लेते, और किसी और जानदार के साथ दोस्ताना या फ्रेंडली एसोसिएशन में भी रहते। दे लिव एज पैरासाइटिक, दे लिव एज म्यूचुअलिस्टिक, किसी और जानदार के साथ नुकसान की शराकत में, किसी और जानदार के साथ फ्रेंडली शराकत में। लास्ट हेडिंग, इनकी बॉडी बनी हुई है रेशे नुमा ट्यूब्स या धागों की। दे आर कॉल्ड हाइफी। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हाइफी। कल भी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये देखो एक बार। इनकी बॉडी ऐसे ट्यूब लाइक और धागों या रेशे नुमा स्ट्रक्चर्स या जाल की बनी है, ये ऐसी उनकी बॉडी बनी। अब ये जो एक रेशा या धागा या स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड, बोलो बच्चे, दैट्स कॉल्ड हाइफी। तो हाइफी थ्रेड या फिलामेंट्स like structures या like tubes that form fungal body, जिससे बनी है फंजाई का जिस्म। और हाइफी मिलकर बना लेती है माइसीलियम को। हाइफी बना लेती है इधर देखो, ये एक हाइफी है, ये पूरा माइसीलियम है। तो माइसीलियम क्या बनी होगी? हाइफी का पूरा ग्रुप, ये सारे हाइफी मिलकर इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो मैं लिखूंगा ग्रुप ऑफ हाइफी या क्लस्टर ऑफ हाइफी। ग्रुप ऑफ हाइफी या बच्चे क्लस्टर ऑफ हाइफी। हाइफी का ग्रुप या हाइफी का क्लस्टर इज कॉल्ड माइसीलियम। तो बार बार एमसीक्यू में आ जाता कि फंजाई की बॉडी माइसीलियम है, यानी वो हाइफी का ग्रुप या उस जैसे रेशों या धागों नुमा जाल होती है। तो ऐसे रेशे या धागों नुमा जाल होती है, सो दैट्स व्हाई इस बॉडी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। और वो छोटे छोटे रेशे या धागों की बनी है, दे आर कॉल्ड हाइफी। अच्छे, हाइफी आर ऑफ टू टाइप्स, इधर लिखूंगा, इधर देखो, हाइफी आर ऑफ टू टाइप्स, एसेप्टेट, बोलो से एसेप्टेट और सेप्टेट। अब यहां देखिएगा, इधर देखो, ये एक हाइफी है, इधर देखो एक बार बच्चे, ये भी एक हाइफी है, ये भी एक हाइफी है। एसेप्टेट जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो लेकिन बीच में कोई वाल ना हो, इसका एसेप्टेट। ये है सेप्टेट, अभी देखते जाए, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और हर खाना कंसीडर होता है एक अलग सेल। तो वो हाइफी जिसके अंदर खाने हो, ये जिसके अंदर क्रॉस वाल हो, जिसके अंदर सेप्टा या सेप्टम हो, इसको क्रॉस वाल भी कहते हैं, सिर्फ वाल भी कहते हैं, सेप्टम भी कहते हैं, पार्टीशन भी कहते हैं, क्या नाम है? तो जिसमें क्रॉस वाल हो दैट्स कॉल्ड, ये जिसमें सेप्टा हो, हाँ ये देखो नाम को देखो, सेप्टेट, जिसमें सेप्टा हो, आकार सेप्टेट हाइफी, जिसमें सेप्टा ना हो। तो इनकी हाइफी दो अकसाम की, फिर बता रहा हूं, ये देखें, ये एक हाइफी है, ये दूसरी हाइफी है। अगर हाइफी ऐसी बनी हुई है, बोलो, तो कॉल्ड सेप्टेट हाइफी। अगर ऐसी बनी हुई है तो कॉल्ड एज। अब मुझे बताओ, मैं एसेप्टेट के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कोइनोसाइटिक, क्यों इस्तेमाल किया? अब बताओ, इसमें तो ये अलग अलग सेल शुमार होते हैं, जबकि यहाँ ये पूरा एक सेल काउंट होता है, मगर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कोइनोसाइटिक। इस वजह से बच्चे इसको कोइनोसाइटिक कहते हैं। बस इतना फिलहाल आप डिस्कस करो, आप रिवाइज भी करें। इंशाअल्लाह कल फिर हम एक्सप्लेन करेंगे फंजाई को 4 ग्रुपों में क्लासिफाई किया गया है, किस बुनियाद पे किया गया है। हम उनकी कल से लाइफ साइकिल तीनों की डिस्कशन करेंगे कल। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक को काम, प्लास्टिक किसी से भी डिकम्पोज नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर केमिकल जो है वो पूरा ऑर्गेनिक नहीं है। ऐसे एंजाइम्स उस पे काम नहीं कर सकते, नेचुरल सिस्टम्स का हिस्सा नहीं है प्लास्टिक। सो दैट्स हाउ, जब ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है तभी इट कैन नॉट बी डीकम्पोज।